गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। क्यूबरनेटिस के ऊपर हम सेशन कर रहे हैं और पिछली क्लासेस में मैंने आपको क्यूबरनेटिस के बारे में बताया, आर्किटेक्चर बताया, क्यूबरनेटिस के कंपोनेंट्स बताए, ये भी बताया कि बेसिक कहाँ से क्यूबरनेटिस आया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ सर्विसेज के कम्युनिकेशन भी बताए थे, ये भी बताया था वर्कर और मास्टर नोड में आपस में बातचीत कैसे होती है। थ्योरेटिकली मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कवर करा दी हैं, ये भी बता दिया कि क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे प्लान्स क्या हैं कि मैं आपको एक क्यूबरनेटिस लैब इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लास्ट वीक हमने जो बात की थी, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में हाई लेवल पे बता देता हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको पॉड्स के बारे में बताया था। पॉड्स जो है वो क्यूबरनेटिस के अंदर बहुत ही बेसिक यूनिट माने जाते हैं। बेसिक यूनिट मतलब कि क्यूबरनेटिस के अंदर हमने अभी तक जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा है, तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है उसके अंदर आप क्या करते हो, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेसिफिक आइसोलेटेड एरिया, आप उसको जोन बोल सकते हो, उसको आप अलग कर देते हो। तो आपका जो कंप्लीट सिस्टम था, मान लो अगर आप एज्यूम करो, अगर आपको लॉजिकली या आपको विजुअली अगर एज्यूम करना है कि कैसा दिखता है, तो आप कैसे उम्मीद एज्यूम करोगे? आप ऐसे एज्यूम करोगे कि जो आपका क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन करते हो, तो जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सब कुछ, सीपीयू, रैम, सब कुछ आपको अपने ओएस के थ्रू मिलता है। अब उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आइसोलेट करके एक छोटा सा जोन बना दूं और उस जोन में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेशन को जो भी ऑनबोर्ड होगा सिर्फ उसको परमिशन होगी, मतलब एक एरिया। उसको हम बोलते हैं कंटेनर्स, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। अब ये कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में ना बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स थे। जैसा मैंने स्टैक बताया था आपको कि 5 स्टैक में से आपके 3 लेयर जो है वो पूरी तरह से हट गई। हट गई का मतलब है कि वो क्लाउड के पास चली गई। अब आपके पास सिर्फ 2 लेयर्स रहेगी, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी और इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे जो मैंने आपको बताए थे। जैसे कि अगर वो होस्ट गया तो आपका पूरा का पूरा कंटेनर डाउन हो गया। फिर आपका क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर कंटेनर के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ अपने होस्ट पर डिपेंडेंट है। उसको अगर आउटसाइड वर्ल्ड से बात करना है तो भी उसको होस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर उसको स्टोरेज एक्सेस करना है तो भी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक है, डिपेंडेंसी है, दैट इज गुड, बट वो डिपेंडेंसी कैसे उसको इम्पैक्ट करेगी, ये जो सारे चैलेंजेस थे या जो लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से कंटेनराइजेशन को इतनी अच्छी तरीके से कॉमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था एंटरप्राइज लेवल पे। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को नहीं मतलब इंट्रोड्यूस करेगी जिसके अंदर कोई भी रेजिलियंस नहीं है, कि आपका अगर फेलियर होता है और फेल होने के बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए गूगल कंपनी ने जो है क्या कहते हैं क्यूबरनेटिस नाम का एक ऑर्केस्ट्रेशन बनाया, टूल बनाया। वो टूल क्या करता है कि पूरे के पूरे कंटेनर्स को मैनेज करता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको कंटेनर से रिलेटेड थी, जो भी लिमिटेशंस थी आपके पास, वो सारी लिमिटेशंस को इस क्यूबरनेटिस टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया। तो आप जब भी क्यूबरनेटिस को पढ़ते हो तो बिना कंटेनराइजेशन को पढ़े हुए क्यूबरनेटिस जो है वो अधूरा होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। लास्ट वीक मैंने आपको क्या बताया पॉड के बारे में, कि पॉड क्या होता है। पॉड क्यूबरनेटिस अब क्या करता है कि क्यूबरनेटिस कंटेनर्स नहीं बोलता है। क्यूबरनेटिस का ये कहना है कि आप एक कंटेनर को रैप करो और आप उसको पॉड का नाम दो। तो क्यूबरनेटिस जो भी एक्शन लेता है, मतलब आप क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर्स, तो आप उसको कैसे करते हो, विद रिस्पेक्ट टू पॉड। अब एक पॉड के अंदर आप एक कंटेनर रख सकते हो, आप एक पॉड के अंदर 3 कंटेनर रख सकते हो। अब ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन आपका प्रोडक्ट R&D लेता है, जो आपको प्रोडक्ट डिजाइन करके देता है, मीन्स डेवलपर। जो भी प्रोडक्ट का डेवलपर होता है वो डिसाइड करता है कि उसको एक पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स रखने हैं। डिप्लॉयमेंट का जो पर्सन होता है वो डिसाइड नहीं करता है कि वो किस पॉड में कौन सा कंटेनर चलाना चाहता है, वो उसके हाथ में नहीं है, राइट। बिकॉज उसको जो इमेज मिलती है वो कंप्लीट एक पॉड की इमेज मिलती है, और उस पॉड की इमेज को वो एज इट इज डिप्लॉय कर देता है प्रोडक्शन पे ले जाके या कहीं भी किसी भी साइट पे। जब वो उसे डिप्लॉय करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दो दो कंटेनर्स होंगे, 2 या 3 जितना भी R&D ने बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी कि ये जो पॉड्स हैं इनका जो नेचर है वो एफीमेरल है। एफीमेरल का मतलब होता है टेम्पररी टाइप का, कि जिसका कुछ अपना अपना कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक रन टाइम पे आता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो जब भी क्यूबरनेटिस के अंदर कोई भी पॉड अगर वो अनहेल्दी होता है, अनहेल्दी किसी भी रीजन की वजह से, मान लो वो नहीं काम कर रहा है जैसा उसको डिजाइन किया गया था,
तो क्या होता है कि वो किल कर दिया जाता है। जो क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म में जो मास्टर होता है वो मॉनिटर करता है, और वो क्या करता है, वो उसको किल कर देता है तुरंत, और उसको किल करके एक नई कॉपी को लॉन्च कर देता है। तो अब वो उसको किल करके जो कॉपी नई लॉन्च करेगा वो एक नई फ्रेश कॉपी होगी। दैट मीन्स कि जो पुराना पॉड था उसने जो भी ट्रांजेक्शन करी थी वो सब कुछ लूज हो जाएगा। तो ये तो अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अगर इस तरह से होगा और हम हर बार एक नया पॉड लॉन्च करेंगे, हम नहीं मतलब कि प्लेटफॉर्म एक नया पॉड लॉन्च करेगा, उसको किसी भी रीजन से लगा कि यार इस पॉड में इशू है, मैं इसका हेल्थ चेक नहीं कर पा रहा, ये पॉड सही से काम नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, वो उसको किल कर देगा और उसकी जगह एक नया पॉड खड़ा कर देगा। पर ये जो नया पॉड आएगा ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके आने की वजह से हमारा सारा लैंडस्केप चेंज हो गया। अभी मैंने कोई आईपी दिया था, उसको किसी स्टोरेज से कनेक्ट किया हुआ था, राइट, उसको मैंने किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन जा रहा था, या वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा था, वो सब कुछ लूज हो गया, जो भी था सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए क्यूबरनेटिस के अंदर एक सोल्यूशन दिया गया है। अब ये बोला गया कि आप एक नई कॉपी लॉन्च करते हो, दैट इज द बिहेवियर और नेचर ऑफ योर क्यूबरनेटिस। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इसी तरीके से क्यूबरनेटिस को डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका तरीका क्या है? ऐसा क्या तरीका है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि जो नया पॉड आए उसको वो सारी चीजें मिल जाएं जो पुराने वाले पॉड के पास थी। देन इन दैट केस क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर मान लो आप ये कहते हो कि नया पॉड जो लॉन्च होता है ड्यू टू एनी रीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो लॉन्च होगा तो उसके पास जो भी चीजें आपके पुराने पॉड में थी वो सब इनहेरिट हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज को प्रपोज करने के लिए एक सोल्यूशन दिया गया जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट देखो होता क्या है, डिप्लॉयमेंट कोई पॉड नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, नोड नहीं होती है। डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आप डिफाइन करते हो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये कंट्रोलर का काम करता है। इसके अंदर जब आप अपना पॉड लॉन्च करने के लिए जाते हो उससे पहले आप उसकी लाइफ साइकिल डिसाइड कर देते हो, सब कुछ लिख देते हो पॉड के बारे में, कि मुझे पॉड की 5 कॉपीज चाहिए, या मुझे 5 पॉड को कम करना है। अब आप बोलोगे कि मुझे क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म पे मेरे को 5 कॉपी अपने पॉड की डिप्लॉय करनी है, तो आप सिंपली क्या करते हो, आप सिंपली वहां जाओगे और वहां पे नंबर ऑफ जो रेप्लिकाज है वो 5 कर दोगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे तो इसको 2 करना है क्योंकि मेरे पास अननेसेसरी मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जाओगे कंट्रोलर की फाइल में मैनिफेस्ट के अंदर और वहां जाके आप उसको चेंज कर दोगे, वहां पे आप उसको 2 कर दोगे, तो क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्स्ट्रा कॉपीज होंगी उनको डिलीट कर देगा और वो सिर्फ 2 कॉपीज को मेंटेन करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म में जो आप पॉड के अंदर लिखते हो, ठीक है, ये जो कंट्रोल डिप्लॉयमेंट के अंदर जो आप डिफाइन करते हो मैनिफेस्ट के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो, क्यूबरनेटिस का जो कंट्रोलर है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, वैसे ही वो लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। थोड़ा सा बताने के लिए मैं इसको ग्राफिकली समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है कि जैसे ये डिप्लॉयमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने बोला 2 पॉड्स। 2 पॉड का मतलब होता है कि मुझे 2 कॉपी चाहिए, यहाँ पे आप देखोगे 3 पॉड, इसका मतलब है 3 कॉपी। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है ये मेक श्योर करेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24/7 बिना आपके मैनुअल इंटरवेंशन के, ये एंश्योर करेगा कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा 2 कॉपीज चलनी चाहिए। अब अगर मान लो ये कॉपी जो है वो अनहेल्दी हो गया, किसी भी रीजन की वजह से ये जो पर्टिकुलर पॉड है वो काम नहीं कर रहा है, ये इमीडिएटली इसको किल करेगा, इमीडिएटली, मतलब जैसे ही अनहेल्दी होगा उसी मोमेंट पे इसको किल करेगा। थोड़े बहुत करेक्टिव एक्शन अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सीधा किल कमांड इशू करता है, नहीं, वो अपनी तरफ से उसको फिक्स करने की कोशिश करता है। अगर वो उसको फिक्स नहीं कर पाता है तो वो उसे टर्मिनेट कर देता है, दैट इज कि उस पर्टिकुलर पॉड की लाइफ साइकिल खत्म हो गई है और वो तुरंत कोई नया पॉड लॉन्च करेगा किसी और नोड के ऊपर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रूल जो भी आपने पॉलिसी डिफाइन करी है। आपने अगर एफिनिटी डिफाइन किया, एंटी एफिनिटी डिफाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्कर नोड का सिलेक्शन करता है। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम जो था कि पॉड डिलीट हो गया तो उस पॉड को दोबारा कौन लॉन्च करेगा, वो प्रॉब्लम जो है वो डिप्लॉयमेंट सॉल्व करता है। प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन देगा डिप्लॉयमेंट। अभी 2 प्रॉब्लम और हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया कि जो डिस्क होती है कंटेनर की वो एफिमेरल होती है, मतलब कि आप जो भी उस डिस्क पे राइट करते हो, जो भी आपको मान लो एक जोन मिला है, उस जोन में आपने जो भी डेटा राइट किया है, वो पर्टिकुलर जो डेटा है जैसे ही वो कंटेनर डिलीट होगा या किल होगा वो पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको मतलब ओवरकम करने के लिए क्यूबरनेटिस में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब वॉल्यूम में क्या होता है, देखो क्यूबरनेटिस के अंदर वॉल्यूम लाया जाता है और उस वॉल्यूम को
माउंट किया जाता है आपके पर्टिकुलर पॉड के साथ। मैं आपको हाई लेवल पे बता रहा हूँ जो भी यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा है, वो आप आराम से पढ़ लेना जब आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो ये क्यूबरनेटिस वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, वो कंटेनर के साथ मैप कर देता है, अटैच कर देता है। जैसे ही आपका पॉड अप आएगा एक वॉल्यूम अटैच हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अटैचमेंट डी अटैचमेंट मैंने आपको तुरंत बता दिया, बट ये मुझे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं अभी सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि आप एक वॉल्यूम लो, एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम जो कंटेनर के अंदर नहीं है, उस वॉल्यूम को लेके आप अपने पॉड के साथ माउंट कर दो। अब देखो मैंने पॉड बोला तो पॉड के अंदर कंटेनर होगा, इतना याद रखना। पॉड सिर्फ एक रैपर होता है, मतलब पॉड कोई चीज नहीं होती है, पॉड एक रैपर होता है। क्यूबरनेटिस पॉड समझता है, लेकिन अंदर कंटेनर्स होते हैं, 1 2 3 जितने भी होंगे, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के होते हैं। यूजली सेम फंक्शनैलिटी के कंटेनर्स को हम एक पॉड में नहीं रखते हैं, हम बेसिकली रेप्लिका बनाते हैं। अब आप कहोगे कि ए टाइप का मेरा फंक्शन है और मुझे उसकी 2 कॉपी चाहिए, तो आप पॉड ए एंड पॉड बी बोलोगे उसके लिए। अगर आप बोलते हो कि मेरे एक पॉड है उसके अंदर 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं ए एंड बी, तब वो आप उसको एक पॉड के अंदर दोनों कंटेनर्स को रख सकते हो। मतलब ये आपको जेनरिक रूल बता रहा हूँ मैं। जब भी कोई डेवलपर एक नया कंटेनर, जब एक नया डेवलपमेंट करता है सीएनएफ के अंदर, अब ये जो वॉल्यूम है आप इसको लगा सकते हो। तो होगा क्या कि देखो, जब कभी भी आपका पॉड डिलीट होगा, उसने जो भी डेटा लिखा था वो सारा उसने एक्सटर्नल डिस्क पे लिखा हुआ था। तो उस केस में क्या फायदा होगा कि आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये एक फाइल होती है जिसमें आप अपना डिफाइन करते हो पाथ, कि आपको अपने पर्टिकुलर कंटेनर का कौन सा पर्टिकुलर फोल्डर एक्सटर्नली माउंट कराना है। तो क्या होगा कि आप मान लो कह रहे हो कि मुझे /var माउंट कराना है, या आप बोलते हो कि मुझे /home माउंट कराना है, या कोई भी सब डायरेक्टरी मान लो, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ता है कंटेनर की इन्फॉर्मेशन में कि आपको कंटेनर का कौन सा डायरेक्टरी कहाँ माउंट कराना है। इस तरीके से आपकी माउंटिंग हो जाएगी एक्सटर्नल वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात आती है परसिस्टेंट वॉल्यूम की। अब मैंने जो वॉल्यूम आपको पिछली स्लाइड में बताया, मैंने आपको सिर्फ बोला कि एक वॉल्यूम मिल जाता है, पर क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो वॉल्यूम भी उस कंटेनर के साथ या पॉड के साथ डिलीट हो जाता है। अगर कोई मैनुअली वॉल्यूम क्रिएट करेगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर कोई मैनुअली वॉल्यूम क्रिएट करेगा तो जो क्यूबरनेटिस की जो जॉब्स होती हैं, स्केड्यूलर्स होते हैं, वो उसको डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी नजर में वो एक अननेसेसरी जंक है। तो हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो पहले एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें वो स्टोरेज क्लास को सिलेक्ट करता है, और उसके बाद वो क्या करेगा, वहां पे एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाएगा। हाँ, ये वॉल्यूम डायनेमिकली भी बनाया जा सकता है, ठीक है, बट ये इसको बनाने का तरीका होता है। उस वॉल्यूम को बनाने के बाद क्या होता है, उस वॉल्यूम को यूज करना होता है। अब यूज करना किसको है, यूज करना है आपके पॉड को। तो पॉड जो यूज करता है उसके लिए क्या किया गया, एक इंटरमिटेंट प्रोसेस बनाया गया जो कि जिसका नाम होता है पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम होता क्या है कि जब तक आपका एक पॉड चलता है, वो पीवीसी के थ्रू आपके वॉल्यूम से कनेक्टेड होता है। तो एक तरफ आपका वॉल्यूम है और एक तरफ आपका पॉड है, और बीच में आपका चलता है पीवीसी। पीवीसी क्या करता है, आपके कंटेनर को आपके परसिस्टेंट वॉल्यूम तक माउंट करने में हेल्प करता है। तो जैसे पॉड की लाइफ साइकिल होती है, ऐसी एक पीवीसी भी होता है, उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। वो क्या करता है, वो सिर्फ आपके कंटेनर को एक्सटर्नल परसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ माउंट करवाता है, जिस तरीके से आप करवाना चाहते हो। मान लो आप अगर फॉर एग्जांपल कहते हो रीड राइट वंस, रीड ओनली मैनी, और रीड राइट मैनी, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का एक्सेस चाहते हो। तो आप ये सारी चीजें उस पीवीसी में बता के आप उसको अपने पॉड के साथ माउंट करवा सकते हो। तो वॉल्यूम की जो लाइफ साइकिल होती है, वॉल्यूम की लाइफ साइकिल कैसे होती है, एक जो एडमिन होता है वो क्या करता है, एक फिजिकल वॉल्यूम मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाता है फिजिकल स्टोरेज के थ्रू। अब ये फिजिकल स्टोरेज क्या है, देखो फिजिकल स्टोरेज वो है जो आपका बाहर से आ रहा है, मतलब क्यूबरनेटिस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये क्यूबरनेटिस का स्टोरेज नहीं है, ये वो स्टोरेज है जो बाहर से आ रहा है। आपको चाहे वो एनएफएस मिले, चाहे वो ओपन स्टैक के थ्रू मिले बैकग्राउंड में, ठीक है, सिंडर वॉल्यूम के थ्रू, या आपको अमेजोन के थ्रू मिले, अमेजोन के इलास्टिक जो भी मतलब स्टोरेज होता है, ग्लेशियर होता है S3, उन सब के थ्रू मिले। तो डिपेंडिंग कि आपको कहाँ से मिल रहा है, आप उसको माउंट करा सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने एक वॉल्यूम क्रिएट किया और उसको फिर पीवीसी के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं, वो बाउंड किया जाता है आपके पर्टिकुलर पॉड के साथ। तो यही 3 स्टेप होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। अब होता क्या है कि जब आपका पॉड डिलीट होता है, ये वॉल्यूम डिलीट नहीं होता है। सिंपली क्या होगा, जो नया पॉड आएगा वो इस वाले पॉड के साथ माउंट कर लेगा।
तो जो भी डेटा पिछले वाले पॉड ने लिखा था वो डेटा उसको नए वाले पॉड को मिल जाता है, मतलब हैंड ओवर हो जाता है बेसिकली। तो जो भी काम एक पर्टिकुलर पॉड ने किया है और वो डिलीट हो गया, उसके बाद जो नया पॉड आया उसने उसके साथ माउंटिंग किया, एंड माउंटिंग करने के बाद उसको सेम डेटा मिल गया जो डेटा उसके पुराने पॉड ने सेव करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से वॉल्यूम का प्रॉब्लम जो है वो क्यूबरनेटिस में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लो, बिकॉज हम सीक्वेंशियली चल रहे हैं, तो क्वेश्चन एंड आंसर हम साथ के साथ लेके चलेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को वॉल्यूम के लिए? ये तो मैंने लास्ट वीक भी बताया था, जस्ट मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं चाहता था कि आज हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेटवर्किंग के ऊपर। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है क्यूबरनेटिस के अंदर, क्योंकि आप क्यूबरनेटिस को ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के रूप में, सिस्टम के रूप में देखते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि आउटसाइड कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इनसाइड कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एक दूसरे से कैसे बातचीत हो रही है। नॉर्मली जब आप फिजिकल टेक्नोलॉजी में थे, जब आपका क्या कहते हैं फिजिकल डेटा सेंटर होता था, तो वहाँ पे क्या होता था, आपको पता होता था कि स्विच है, राउटर है। अब स्विच राउटर आपको पता होता था, और आपको ये भी पता होता था कि कौन सा सर्वर जो है वो कौन से स्विच के साथ कनेक्टेड है, किस लैन पे, राइट, किस वी लैन पे कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ वर्चुअल फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर नेटवर्किंग कैसे काम करती है, और इसको समझने के लिए आपको पहले कंटेनर्स पे आना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको क्यूबरनेटिस के नेटवर्किंग को समझने से पहले कंटेनर का नेटवर्किंग समझना पड़ेगा, जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाएगा। तो मैं आपको भी पहले कंटेनर का नेटवर्किंग समझाता हूँ। तो वो जो कंटेनर होता है वो होस्ट के ऊपर चलता है, ये मैंने आपको बताया अब तक। ये मेरा एक फिजिकल सर्वर या एक वीएम हो सकता है, ठीक है, एक वीएम है ये एक वीएम है या एक सर्वर है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूबरनेटिस दोनों तरीके से डिप्लॉय होता है, मतलब आप वीएम के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हो वर्कर नोड, और आप एक फिजिकल सर्वर के ऊपर भी। तो ये जो फिजिकल सर्वर है या वीएम है, इसका अपना एक इंटरफेस होता है जिसको आप ETS 0 बोलोगे। ETS 0 पे एक आईपी असाइन होगी, आपने एक आईपी दिया होगा अपने वीएम को, ETS 0 के आगे 192.168.0.2, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर जो होस्ट था, जो वीएम थी, उसके अंदर आपने एक डॉकर इंजन इंस्टॉल किया था, ठीक है, डॉकर 0, ये ठीक है, यहाँ पे डॉकर 0। अब ये जो डॉकर 0 क्या होता है, तो जो पूरा का पूरा जो डॉकर है वो ब्रिज मोड पे काम करता है। अब ब्रिज मोड क्या होता है, ब्रिज मोड में ये क्या करता है कि जो डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर है जो कि लिनक्स के थ्रू मिलता है, जो आपका लिनक्स जो ब्रिज है, मतलब कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। इस एक्सटर्नल नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीपल नेटवर्क के अंदर। कैसे? कंटेनर आर कनेक्टेड टू द डेट ब्रिज कम्युनिकेट थ्रू द ब्रिज, मीन्स कि जो कंटेनर्स होते हैं, ये वाले कंटेनर्स, ये यहाँ से बात करते हैं, और ये जो है ये आपके फिजिकल इंटरफेस से बात करता है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये ब्रिज है, ये डॉकर 0 जिसे बोलते हैं, ये लिनक्स ब्रिज है। ये जो लिनक्स ब्रिज है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ब्रिज आपका खराब हो गया या नहीं चल रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी रिडंडेंसी पे खतरा है और आपके कंटेनर्स के कम्युनिकेशन पे भी इशू है, ठीक है। इसके लिए आप, ठीक है, आप 2 नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो, आप ETS 0 ले लो, आप ETH 1 ले लो, और आप 2 को लेके अपने अपने ब्रिज का पार्ट बना दो, सो दैट अगर आपका एक ETS 0 डाउन हो जाता है तो भी आपके पास पूरी रिडंडेंसी है, आपका नेटवर्किंग डाउन नहीं होगा। लेकिन इंटरनली कैसे काम करेगा, ये एक ब्रिज है, ये एक पूरा ब्रिज है, और ये ब्रिज जो है फिर ये कंटेनर के साथ एक ब्रिज बनाता है। अब कंटेनर में भी तो मल्टीपल नेटवर्क हो सकते हैं ना, कंटेनर में आप हो सकता है आपको 3-4 इंटरफेसेस चाहिए डिफरेंट पर्पस के लिए, तो यहाँ पे आप डिफरेंट बना सकते हो नेटवर्क, लेकिन ये ब्रिजिंग के ऊपर काम करता है। तो ब्रिज जो है वो नेम है डॉकर नेटवर्क का, जो कि ये काम को करता है, और डॉकर 0 जो आप ये देख रहे हो, ये लिनक्स ब्रिज का नाम है, ये लिनक्स ब्रिज का नाम है, जो कि आपको मतलब एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आईपी फॉरवर्डिंग यूज की जाती है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है वो आईपी फॉरवर्डिंग का होता है, और यहाँ पे नेम स्पेस के बेसिस पे सब कोई काम करता है। यहाँ जब आप आओगे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये आपका होस्ट का नेम स्पेस है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा कंटेनर चल रहा है। यहाँ आओगे तो कंटेनर का नेम स्पेस होता है, यहाँ पे आओगे कंटेनर 2 का नेम स्पेस है, ये कंटेनर 3 का नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होता है, बेसिकली आइसोलेशन, कि ये जो इलाका है ये पर्टिकुलरली ये सिर्फ इस कंटेनर के लिए रिजर्व हो गया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इसके लिए रिजर्व हो गया, और ये एरिया जो है वो इसके लिए रिजर्व हो गया। आपने अगर क्यूबरनेटिस पर काम किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे नेम स्पेस डिफाइन किया जाता है। तो नेम स्पेस एक जोनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने फिजिकल रिसोर्सेज को एक एरिया में बांट देते हो,
अब ये नेम स्पेस आपके दूसरे वर्कर नोड पे भी आप सेम रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि आपका क्लस्टर का नेम स्पेस होता है। अब क्लस्टर में जो नेम स्पेस होता है वो हर एक नोड के लिए एप्लीकेबल होता है। होगा क्या कि यहाँ पे इसका अपना सीपीयू आएगा, अपना रैम आएगा, अपना स्टोरेज आएगा, अपना नेटवर्क आएगा। ये जो आईपी है, यहाँ पे देखो आप, आईपी अलग है, यहाँ पे आईपी अलग है। अब आप बोलोगे यार इसकी आईपी और इसकी आईपी सेम रेंज में है। हाँ तो ठीक है, इसको आप अलग कर सकते हो। मतलब ये कि आप अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो डिपेंडिंग आप अलग अलग आईपीज इसको देखो। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, पहली बात तो ये। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये इसकी आईपी इसी सबनेट से है तो ये दोनों आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ इस ब्रिज का सबनेट है, और इस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर जितने भी कंटेनर्स लॉन्च होते हैं उन सबको ये एक इंटरनल आईपी असाइन करता है। इस आईपी का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जब एक्सटर्नली आप बात करते हो तब ये आईपी किसी को एक्सपोज नहीं होती। ये आईपी सिर्फ इन दोनों के बीच में रहती है, सिर्फ इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब है कि इसके बराबर वाले होस्ट पे जो आईपी चल रही है उससे ये इस आईपी के थ्रू उससे बात नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ क्या करता है, ये इधर ही बात करता है। मतलब ये कि ये एक सब तरीके से आप समझो कि ये आप ये कह सकते हो कि एक आइसोलेशन रखा गया है कि ये सिर्फ इसी के बीच बीच में होता है कम्युनिकेशन। हाँ, इसको अगर बाहर जाना है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर इस कंटेनर को आउटसाइड वर्ल्ड से बात करना है या इस कंटेनर को किसी और कंटेनर से बात करना है, तब फिर एक अलग तरीके से कम्युनिकेशन रखा जाता है, तब नए तरीके का कम्युनिकेशन यूज होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक लाइन है वो बता रहा हूँ कि कंटेनर्स में नेटवर्किंग कैसे काम करती है। ठीक है, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ब्रिज कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्यूबरनेटिस में नेटवर्किंग कैसे होती है। क्यूबरनेटिस में मैंने आपको बताया कि पॉड होता है, पॉड को एक आईपी दी जाती है जो कि दुनिया से बात करता है। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड से बात करेगा, किसी को भी उस पॉड को रीच करना है तो वो उस आईपी को यूज करेगा। अब ये जो आईपी होती है, एक्सटर्नल आईपी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल। अभी देखो यहाँ कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन ये आएगा कि अगर पॉड को जो आईपी क्यूबरनेटिस असाइन करता है, क्या वो आईपी बाहर से एक्सेसिबल है? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन उस आईपी को लेके वो बाहर जाता है, मतलब ये कि यहाँ एक्सटर्नल रूट पे जाएगा, एक्सटर्नल गेटवे पे, और वहां से फिर वो बाहर निकलेगा। तो जो वो बाहर जाएगा अपने क्लस्टर के बाहर, तब वो कोई और आईपी शो करेगा, और जब कोई उससे अंदर बात करने के लिए आएगा तो एक डिफरेंट आईपी के साथ आएगा, और यहाँ से फिर वो उस पॉड के पास जाएगा। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना, इस पे और डिटेल में बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि जो वो पॉड को आईपी दी गई थी, ठीक है, अब वो पॉड तो डिलीट हो गया, अब नया पॉड आया, नए पॉड को नई आईपी मिली, तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि जब पहले जो सबसे पीछे स्लाइड में बोला था मैंने कि पॉड जो है वो क्या थे, पॉड से वो एफिमेरल थे। जैसे ही पॉड को आपने डिलीट किया, आपका वॉल्यूम गया, आपका नेटवर्क गया, सब कुछ गया, नया पॉड आया, वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ गया, सॉल्व हो गया पीवीसी के थ्रू। बट नेटवर्किंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल उसको नया आईपी मिलेगा, और ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? देखो, इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अब उन सब तरीके में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ये आप डिसाइड करते हो। आपका मतलब होता है डेवलपर। ठीक है, जब मैं आप बोलता हूँ इसका मतलब है कि मैं स्पेसिफाई करूंगा सिनारियो की किसकी बात कर रहा हूँ मैं। डेवलपर डिसाइड करता है कि वो कौन से तरीके का कम्युनिकेशन रखना चाहता है, और जो डिप्लॉयमेंट का जो पर्सन होता है वो उसको फॉलो करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, एक तरीका होता है नोड पोर्ट आईपी, एक होता है क्लस्टर, और एक होता है लोड बैलेंसर। 3 तरीके होते हैं नेटवर्किंग के लिए कि जिसके थ्रू आप अपने पॉड से कम्युनिकेशन करवा सकते हो बाहर में किसी भी डिवाइसेस का। तो मान लो ये क्लाइंट है, अब ये क्लाइंट है और इसको कम्युनिकेट करना है मेरे पॉड्स को। अब जो पॉड का नेचर है वो क्या है? पॉड का नेचर ये है कि यहाँ पे एक पॉड है, यहाँ पे एक पॉड है, और यहाँ पे एक पॉड है, 3 कॉपी है मेरे पास। अब होगा क्या कि मैं ये जो आईपी होती है पॉड की, ये डायरेक्टली तो मैं बाहर शेयर कर नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल आईपी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस होस्ट के साथ चलती हैं। आउटसाइड से तो कोई उसे एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स कि मुझे उसको एक आईपी देनी पड़ेगी, सर्विस आईपी एड्रेस। तो लॉजिकली एज्यूम करो कि मैं उसको एक आईपी देता हूँ। ठीक है, लॉजिकली बोल रहा हूँ, अभी आईपी देता हूँ, और उस आईपी के नीचे बहुत सारे मेरे पॉड चल रहे हैं। अब इस क्लाइंट को मतलब नहीं है कि कौन सा पॉड अप हो रहा है, कौन सा डाउन हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से कंसर्न होता है कि भाई मेरे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, मेरा ट्रांजेक्शन हुआ, और मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये पॉड डिलीट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये जो पर्टिकुलर जो भी ये बीच में एंटिटी है, ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि उसकी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो किसी और पॉड पे जाए। तो ये लॉजिकल मैंने आपको समझाया। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं होता कैसा है। तो देखो, मैंने आपको बताया लोड बैलेंसर होता है, आप यहाँ पे एक लोड बैलेंसर रख सकते हो।
एक होता है क्लस्टर आईपी। लोड बैलेंसर देखो क्या करता है, लोड बैलेंसर में लोड बैलेंसिंग का काम होता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो राउंड रॉबिन फैशन या डिफरेंट डिफरेंट फैशंस में आप एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग आप पॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सो दैट आपका एक पॉड ओवरलोडेड ना हो और वो किल हो जाए, ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लोड बैलेंसर होता है, आप चाहे तो आप क्लस्टर आईपी दे सकते हो कि आपने अपना सीधा क्लस्टर का आईपी दे दिया जो आपका एक्सटर्नल आईपी है, और कोई भी आएगा उसके ऊपर आएगा और वो क्या करेगा, वो सीधा उस आईपी के थ्रू पॉड पे चला जाएगा। मतलब ये कि जो क्यूबरनेटिस की जो क्यूब सीटीएल है, ठीक है, यहाँ पे जो क्यूब प्रॉक्सी, और मैंने आपको बताया था ना नेटवर्किंग की सर्विसेज क्यूब प्रॉक्सी, लास्ट वीक बताया था ना, देखो क्यूब प्रॉक्सी, ये क्यूब प्रॉक्सी ये इंश्योर करेगा कि वो आपके पॉड तक लेके जाए। तो एनी हाउ आप कोई भी मेथड सिलेक्ट करते हो, चाहे आप लोड बैलेंसर सिलेक्ट करो, चाहे आप क्या कहते हैं क्लस्टर आईपी सिलेक्ट करो, या आप क्या कहते हैं सर्विस आईपी सिलेक्ट करो, एनी सिनारियो नोड पोर्ट सिलेक्ट करो, आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्यू प्रॉक्सी के थ्रू ही जाएगा। ये एक एजेंट है, ये एक सर्विस है जो कि ये सारा कम्युनिकेशन कराता है मतलब कि जो भी आता है वो इसके थ्रू ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल्स के, हम बात कर रहे थे लोड बैलेंसर कि आप लोड बैलेंसर लगा सकते हो। उसमें क्या होता है, आप एफक्यूडीएन भी दे सकते हो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को। अब एफक्यूडीएन क्या होता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को बार बार आईपी दोगे, ठीक है, और किसी रीजन से आप बार बार आईपी चेंज कर रहे हो, इवन लोड बैलेंसर की भी मान लो आपने आईपी चेंज करी है। अब आप चाहते हो कि यार ये तो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, बिकॉज बार बार आईपी को चेंज करना या बार बार आईपी एक्सपोज करना, ये आपके दो क्लस्टर्स हैं, दो क्यूबरनेटिस क्लस्टर हैं, और आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट जो है वो दोनों क्लस्टर पे ट्रैफिक को सेंड करे, तो आप उसको दोनों आईपी दोगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एफक्यूडीएन, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है, जैसे google.com। अब google.com क्या है, एफक्यूडीएन है। आपको नहीं पता कि गूगल की कौन सी आईपी कब किस टाइम पे अप है या कौन सा सर्वर कहाँ है, आप सिंपली लिखते हो google.com। एक डीएनएस होता है, वो डीएनएस क्या करता है, उस पर्टिकुलर यूआरएल के अगेंस्ट आईपीज लिखी होती हैं, वो उसमें से आपको आईपी निकाल के दे देगा। तो आप सबसे पहले जब कुछ भी करते हो, जैसे आप ब्राउजर पे लिखते हो google.com, तो आपका लैपटॉप जो है वो सबसे पहले डीएनएस से बात करता है, मतलब ब्राउजर जो है वो सबसे पहले डीएनएस से बात करता है। जो भी नियरेस्ट डीएनएस आपके लैपटॉप में कॉन्फ़िगर्ड है, चेक करना होगा तो अपनी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देख लेना लैपटॉप की, उस डीएनएस से बात करेगा और वो डीएनएस उसको बताएगा कि google.com की आईपी क्या है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे एफक्यूडीएन आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेंड गिविंग आईपीज। तो उससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट ने को हमेशा एक फिक्स यूआरएल रहेगा, इरेस्पेक्टिव कि आप अपने बैकएंड में क्या क्या चेंजेस कर रहे हो। आपने IPv4 यूज किया, आपने IPv6 यूज किया है, या आपने क्या कहते हैं कि कोई आईपी चेंज कर दी सडनली किसी रीजन की वजह से, तो आपके क्लाइंट को कभी भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो हमेशा एक सिंगल यूआरएल को कॉल करेगा। तो ये सब तरीके हैं। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको, क्यूबरनेटिस में होती है सर्विस मैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस मैश। आज थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम भी पढ़ लेंगे। सर्विस मैश जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये एक ऑप्शनल सर्विस है, ये बता दूं मैं आपको, ये एक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो जो पीछे बताया मैंने, ये तरीका होता है नेटवर्किंग का कि कोई भी कैसे पॉड से बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप देखोगे पॉड्स को इंटरनल जब बात करनी होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन, अब इंटरनल कम्युनिकेशन जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है कि मान लो आपके एक पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर अगर 500 पॉड चल रहे हैं, मान के चलो 500 पॉड चल रहे हैं एप्लीकेशन के, और उनको सबको आपस में बात करनी है एक दूसरे के साथ, किसी भी रीजन की वजह से इंटर कम्युनिकेशन करना है। तो सोचो, इमेजिन करो कि एक पॉड 10 पॉड से या 20 पॉड से बात कर रहा है और सडनली उसका कोई इंटरफेस या कोई कनेक्शन टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनेगा और कैसे उसकी हैंडलिंग होगी। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए सर्विस मैश जो है वो एक दिया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाया गया है क्यूबरनेटिस के अंदर। मैश क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, नेटवर्किंग में पढ़ा होगा। मैश जो होता है बेसिकली एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें आप डिफाइन कर देते हो कि मतलब कौन कैसे बात करेगा किसी के साथ। उससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी जो है वो बड़े आसानी से चलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है, डेवलपर्स को। क्यों? क्योंकि जब वो डेवलप करते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं सीएनएफ में, तो उनको ये देखना होता है कि यार मुझे कहाँ कहाँ बात करनी है, किस किस से। मैं एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल पॉड कम्युनिकेशन की। तो कैसे बात करना है, कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन को फेच करना है, तो ये सारी चीजें मैनेज कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है एक डेवलपर के लिए, कि वो अपने अपने पॉड के अंदर वो सारी चीजें लिखे कि मुझे यहाँ बात करनी है, ऐसे डाउनलोड करना है, या ये कम्युनिकेशन करना है, इन चीजों से बात करनी है।
ये सारा मैनेजमेंट जो है आप क्या करते हो, बेसिकली एक साइड में एक दूसरा कंटेनर बना देते हो, ठीक है। अब ये दूसरा कंटेनर होता क्या है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले मैं ये जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ के बता देता हूँ कि एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप कैसे माइक्रो सर्विसेज आपस में बात करती हैं। क्यूबरनेटिस में हम पॉड को माइक्रो सर्विस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक सर्वर था, एक टाइम था जब इसको हम सर्वर बोलते थे, और वो सर्वर जो है फिर वीएम में कन्वर्ट हुआ, और वीएम से अब वो माइक्रो सर्विस बन गया। सोचो, आप इसकी जर्नी देखो, एक सर्वर से वीएम और वीएम से माइक्रो सर्विस, तो इतने थर्ड लेवल पे आके माइक्रो सर्विस बन गया, लाइट वेट। अब ये जो माइक्रो सर्विस है, इसको जब बात करनी होती है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म डिफाइन किया जाता है जिसको हम सर्विस मैश बोलते हैं। एक लो लेटेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लो लेटेंसी क्यों है? बिकॉज इंटरनली बात करनी है और बहुत फास्टली बात करनी है। इस पॉड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये पॉड बहुत दूर है, लेटेंसी आ रही है जिसकी वजह से मेरी ट्रांजेक्शन डिले हो रही है। और बिकॉज दे ऑल आर सिटिंग इन द सेम क्लस्टर, एक ही क्लस्टर के अंदर है, तो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हर एक पॉड जो है वो ओवरलोडेड हो जाएगा, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और फिर जो है ऊपर जो बैठा हुआ जो क्या कहते हैं आपका जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो इनको किल करने लगेगा, फिर नया पॉड लॉन्च होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हर एक पॉड प्रॉपरली अपना काम करे। विदाउट सर्विस मैश ईच सर्विस नीड टू इम्प्लीमेंट लॉजिक। अब अगर आप ये नहीं लगाते हो, मैंने बोला ना एक ऑप्शनल सर्विस है, आप अगर ये नहीं लगाते हो तो आपको अपने डेवलपर को जो है, डेवलपर को सब कुछ लिखना पड़ेगा अपने पॉड के अंदर, इस पॉड के अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, और दूसरा क्या है कि ऑपरेशनली, जब ऑपरेशनली आपका कोई फेलियर होगा, कुछ भी होगा, तो बड़ा मुश्किल होगा उसको फिगर आउट कर पाना कि कौन सा पॉड कम्युनिकेशन फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था, उसको कैसे देखा जाए, ट्रबल शूट कैसे किया जाए। तो इसलिए ये सर्विस मैच जो है वो एक वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में ऑफर किया जाता है। अब देखते हैं कि ये देता कौन है। देखो, इस्टियो एक सर्विस मैश प्रोवाइडर है, ठीक है, ये भी एक ओपन सोर्स सर्विस प्लेटफॉर्म है। इतना बता दूं, ये क्यूबरनेटिस के अंदर नहीं है, ये क्यूबरनेटिस के ऊपर है। इसने क्यूबरनेटिस को इनहेंस किया है, मतलब ये कि ये एक अलग प्रोजेक्ट है, अलग सॉफ्टवेयर होता है जो क्यूबरनेटिस के साथ डिप्लॉय किया जाता है। और इसको डिप्लॉय, और ये ओपन सोर्स है, इसको डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा स्मूथ हो जाता है। कैसे? वो क्या करता है कि पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उससे भी पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ फिर से बता देता हूँ। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो ना, लाइट ब्लू, ये साइड कंटेनर होते हैं, इनको हम साइड कार बोलते हैं, साइड कार। जब आप एक पॉड, आपका जो डेवलपर है, जब वो कोई पॉड बनाता है, ठीक है, जब वो पॉड डिफाइन करता है तो वो एक कंटेनर और लेता है, जिस कंटेनर को हम साइड कार बोलते हैं। इस जो कंटेनर है ना, ये कोई काम नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन। मतलब कि ये अगर मान लो डेवलपर ने पॉड बनाया है ए, तो ये ए के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नेटवर्किंग हैंडल करता है इसकी। तो मतलब ये इसका सपोर्टिंग कंटेनर है। तो आप जब kubectl गेट पॉड करोगे या डिस्क्राइब पॉड करोगे, गेट पॉड करोगे, तो आपको नंबर दिखेगा कि आपके इस पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स हैं। मान लो 2 हैं, 3 हैं। अब वो जो 3 कंटेनर आप उसको डिस्क्राइब करके देख सकते हो। डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा, आपको ये बता देगा कि उसमें कौन सा पॉड क्या क्या है। तो हो सकता है कि आपके डेवलपर ने एक साइड कार डाला हुआ है, अगर वो साइड कार डालेगा तो ये सारा काम हैंडल करेगा, जो भी कम्युनिकेशन है वो सब कुछ ये हैंडल करेगा इसके बिहाफ पे। ये सिर्फ अपना फोकस करेगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर। थोड़ा सा हार्ड कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्सेप्ट है, समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इस्टियो एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का वो होता है, मैश नेटवर्क होता है, जो यूजली क्लस्टर्स के अंदर पाया जाता है। एक वैल्यू एडेड सर्विस है, मैंडेटरी नहीं है, आपको डेवलपर को मैंडेटरी नहीं है रखना, लेकिन इसको रखने से आपको फायदा होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाती है। ये पूरे के पूरे 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन। जैसा क्यूबरनेटिस में बताया था मैंने आपको कि क्यूबरनेटिस में क्या होता है, वर्कर नोड और कंट्रोलर नोड। तो सेम ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक डेटा प्लेन होता है और एक कंट्रोल प्लेन होता है। अब डेटा प्लेन क्या होता है, इसमें प्रॉक्सी होती है, बेसिकली प्रॉक्सी यूज की जाती है, जिसका नाम दिया गया एनवॉयस। तो प्रॉक्सी को एनवॉय बोलते हैं। हर एक के साथ ये एनवॉय लगा होता है। प्रॉक्सी साइड कार के रूप में ये लगता है हर एक पॉड के साथ, हर एक पॉड के साथ इसको ऐड कर दिया जाता है कंटेनर के अंदर। ईच पॉड इज इंजेक्टेड विद अ प्रॉक्सी, विद दोस प्रॉक्सी इंटरसेप्ट एंड राउट कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट बिटवीन द माइक्रो सर्विसेज। तो ये जो प्रॉक्सी है ये ही सारा काम हैंडल करती है, सारा कुछ कम्युनिकेशन। साइड कार प्रॉक्सी आर ऑल्सो कलेक्ट रिपोर्ट एंड टेलीमेट्री ऑन ऑल मैश नेटवर्क। दूसरा फायदा क्या है कि रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मान लो आपको लगता है कि यार मेरे कंटेनर्स जो हैं वो कितना ट्रैफिक कंज्यूम कर रहे हैं, बैंडविड्थ कितनी जा रही है, हो सकता है कि मेरे नेटवर्क में बैंडविड्थ जो है वो स्पाइक आया हो, या किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे ज्यादा ट्रैफिक आया हो, वो सब काम भी ये प्रॉक्सी वाला रिपोर्ट जनरेट कर सकता है।
आपको रिपोर्ट भी जनरेट करके देता है और टेलीमेट्री का भी काम करता है। टेलीमेट्री मतलब सेम चीज होता है, एक होता है रिपोर्टिंग फंक्शन, दूसरा होता है कि आप बिलिंग चार्जिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को। कंट्रोल प्लेन, वो प्लेन एक्चुअली जहां पे आप मैनेज और कॉन्फ़िगर करते हो प्रॉक्सी, और वो सारी पॉलिसीज जो आपने डिफाइन करी हैं ट्रैफिक की रेस्पेक्ट में, तो वो सारा काम, और ये इसका प्लेन नेटवर्क होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका कंटेनर पॉड हो गया, पॉड ए पॉड बी, इसका प्रॉक्सी इसका प्रॉक्सी, ये एनवॉय बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अपने प्लेन के साथ एक प्लेन बनता है और इसके साथ ये हर एक को आपस में बात करवाता है, और ये एनवॉय प्रॉक्सी भी एक दूसरे से बात करते हैं। ये आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आप क्यूबरनेटिस समझ रहे हो, तो इतना इस्तियो के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाई लेवल पे समझो कि इस्तियो क्या करता है। इस्तियो हाई लेवल पे ये वाला डायग्राम समझो, ठीक है। ये डायग्राम इजी है समझने के लिए। किसी को भी किसी से भी बात करनी हो, इस पर्टिकुलर पॉड को किसी से भी बात करनी होगी, ये सारा काम ये पर्टिकुलर साइड कंटेनर करके देगा। लेमन टर्म्स में सारा काम ये करके देगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा लॉजिक इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है अपने पॉड के अंदर, ठीक है। यार ये डीएनएस की बात है, ये भी बताना था आपको कि क्यूबरनेटिस में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। एडिशनल वैल्यू एडेड सॉफ्टवेयर मैंडेटरी नहीं है क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल करने के लिए ना रन करने के लिए, बट ये आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। आपकी लाइफ को मतलब डेवलपर की लाइफ को भी, और जो डिप्लॉयमेंट जो चला रहा है, जो कमर्शियल जो देखते हैं उनके लिए भी। अब एक सबसे जो मेन एड ऑन होता है उसको हम बोलते हैं डीएनएस। तो क्यूबरनेटिस के अंदर डीएनएस मिलता है जिसको कोर डीएनएस कहते हैं। कोर डीएनएस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोर डीएनएस है, बाइंड डीएनएस है, बहुत सारे डीएनएस होते हैं, लेकिन क्यूबरनेटिस ने जो है कोर डीएनएस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो कोर डीएनएस मिलता है। अब ये करता क्या है, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्लाइंट है। अब क्लाइंट को इसको साथ कनेक्ट करना है इस आईपी के साथ। अब ये जो आईपी है, हो सकता है कल को चेंज हो जाए, या बार बार क्लाइंट को आईपी क्यों बताना कि आज मेरी आईपी है, 6 मंथ के बाद आईपी कुछ और है। तो इसलिए क्लाइंट को हम एक यूआरएल दे देता है। तो जब हम यूआरएल देंगे तो क्लाइंट सबसे पहले इस डीएनएस से बात करेगा, कोर डीएनएस से। कोर डीएनएस को पूछेगा कि इस यूआरएल का आईपी बताओ। कोर डीएनएस उसको आईपी का यूआरएल का आईपी देगा, और फिर वो इस आईपी के साथ कम्युनिकेशन बनाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डीएनएस, और ये आपको मिलता है क्यूबरनेटिस के पैकेज में। आपको एडिशनली आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, बट आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हो अपने ऊपर, टॉप ऑफ योर एप्लीकेशन। तो यही था आज का, ज्यादा नहीं था, कोशिश किया मैंने कम से कम चीजों में बताऊं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको नेटवर्किंग समझाया, आपको मैंने स्टोरेज बताया, वॉल्यूम कैसे अटैच डी अटैच होता है, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मैंने लैब तो कराया नहीं है। नेक्स्ट वीक मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं आपको एक क्यूबरनेटिस की लैब बना के दिखाऊंगा वीएम के फॉर्मेट में। एक वीएम हम मास्टर बोलेंगे और 2 वर्कर नोड लेंगे, 2 वीएम बनाएंगे, प्लेन वीएम। उन वीएम के अंदर हम क्यूबरनेटिस के पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद उसको हम कनेक्ट करेंगे, उसमें हम क्यूबसीटीएल डालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे वो कैसे काम करता है, और एक बेसिक पॉड को डिप्लॉय करके देखेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, आई डोंट नो कि 1 आवर में कवर होगा नहीं होगा, बट ठीक है, उसको डिवाइड कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक का ये एजेंडा है मेरा। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है आज की क्लास से रिलेटेड। नहीं, ठीक है। तो इसके साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और नेक्स्ट वीक में आपको प्रैक्टिकली क्यूबरनेटिस की लैब बना के दिखाऊंगा। आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब वीडियो को देख के, या फिर साथ में तो आई डोंट नो कि आप सेम टाइम पे कर सकते हो, बट अगर आप करना चाहो तो मैं आपको प्री रिक्विजिट कुछ पहले से प्रोवाइड कर दूंगा क्लास शुरू होने से पहले, सो दैट आप उस टाइम पे अपना लैपटॉप ऑन करके आप साथ में हैंड्स ऑन कर सकते हो। इन केस आपको टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 आवर लिमिटेड टाइम है, तो आप बाद में वीडियो फॉलो कर सकते हो। कृष्णा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम? हाँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, यस यस, थैंक यू। ठीक है फिर देन, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड। Thank you.